good evening everybody. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So dear students, अभी फ़िलहाल में ये हमने क्लास 10th का ये टर्म 2 का चैप्टर नंबर 12 और 13 का एक टेस्ट लिया था। अभी 1 अप्रैल को लिया था, फ्राइडे को। तो इसका मैं यहाँ सॉल्यूशन अपलोड करने जा रहा हूँ और इसके लास्ट में इस सॉल्यूशन के अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर दूँगा। फाइनली मैं आपको इसकी आंसर शीट भी अपलोड कर दूंगा और पेपर को भी पीडीएफ फॉर्मेट में मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका अभी नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, तो उसमें आप लोग भी जो है वहाँ से फिर देख सकते हो, उसको भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा इसी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए अपने साथ कंटिन्यू इस चैनल पर। और नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है वो आपका 8 अप्रैल को होगा, ठीक है। और जो आपका बायोलॉजी का रहेगा। फिलहाल ये हमने फिजिक्स का लिया था, चैप्टर 2 थे 12 एंड 13, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म वाले का। चलिए इसका थोड़ा जल्दी से डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाउ आर कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स आर डिफरेंट। तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट एक दूसरे कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है, इसका पीडीएफ दूंगा आपको, ठीक है। ड्रॉ द सिंबल फॉर दिस। तो ये कुछ इसमें इश्यू खास नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये आप बड़े आराम से इस तरह से ये ऐसे करके उधर ड्रा कर सकते हैं। वेरिएबल रियोस्टेट का तो इसको दो तरह से ऐसे करके ये आपका इस तरह से बना सकते हैं। रियोस्टेट है ना, ये आपका रियोस्टेट बन गया। या इसको बनाने का एक तरीका ये भी होता है इस तरह से, ये इस तरह से भी बना सकते हैं। दूसरा था बैटरी, तो बैटरी का सिंबल जानते हैं आप क्या होता है, ये इस तरह से ये। और ये हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लस माइनस जरूर ना, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बैटरी बन गई। अगर यहाँ पर एक सेल कह देता तो सेल में केवल आप एक इस तरह ड्रा कर देते, ये आपका एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये केवल आपकी सेल हो जाती, ठीक है। तो ये सिंबल एनसीईआरटी में गिवन है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका है। थर्ड में क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बेसिकली डिफरेंस बताना है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी में ये भी गिवन है, ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ये एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि रेजिस्टिविटी रो की बात करें तो मटेरियल के ये नेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रो किस पे डिपेंड करता है, जो मटेरियल ले रखा है जो वायर, उसका नेचर और टेम्परेचर, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये डिफरेंस था। सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि एक कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टिविटी 1.63, यहाँ पर ओम मीटर है, ये तो गलती से पाई हो गया, ओम मीटर है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया 10.3 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ निकालनी और रिक्वायर्ड ऑफ 20 ओम कॉइल। तो इसका फार्मूला आपको ऑलरेडी मैं आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आप जानते हैं, जैसे यहाँ जो मैंने दो फार्मूला लिखा है, इन दोनों से निकाल सकते हैं। जैसे R इक्वल टू L है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, तो यहाँ से कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे तो रो आ जाएगा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो बस ये फार्मूला लगाइए, आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, तो कुछ नहीं करना, बस थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो आपका सेंटीमीटर में गिवन है, आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेना, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी का इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस वगैरह दे रखा है, तो यहाँ से लेंथ आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आंसर मैं इसका बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व, मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और 126 पॉइंट इसका जो है 38 मीटर आंसर लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह अगर अभी मैं टेस्ट लिया था, अगर ये आंसर आपका है तो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे मैं बात कर लेता हूँ, तो एलॉयज आर यूज इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस रादर देन द प्योर मेटल्स। भाई एलॉय का यूज क्यों किया जाता है हीटिंग डिवाइसेस में, तो सीधी सी बात है भाई, एलॉय क्या है, एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, हाई रो की वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरी बात, इट डज नॉट बर्न, जैसे हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इट डज नॉट बर्न ऑन हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर रहता है तो ये क्या होता है, ये बर्न नहीं करता है, तो इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ड्रा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ राउंड बार मैग्नेट, तो ये मैंने कई एक बार क्लास में कराया, तो ये आप बार मैग्नेट बना लीजिए। एक तरफ नॉर्थ पोल साउथ पोल, लाइन्स को हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आप ले जाएंगे इस तरह से। और ये लाइन कुछ लोग बच्चे अपोजिट बना दे, अंदर की ये डायरेक्शन
बार मैग्नेट के बाहर की है, किससे है, नॉर्थ टू साउथ, ध्यान रखना डायरेक्शन जो होती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है, और बार मैग्नेट के अंदर की बात करें तो वहाँ साउथ टू नॉर्थ हो जाती है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट द नोट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इन द ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में मैग्नेटिक जो फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, इस पर थोड़ा सा एक नोट लिखना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जिस तरह से करंट फ्लो होता है सोलिनॉइड में, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं कि नर्व इम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, वो फ्लो करते हैं हमारी बॉडी में, क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, इम्पल्सिस फ्लो होते हैं, और जो इम्पल्सिस फ्लो होते हैं उनकी वजह से भी एक वेरी वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका 10⁻⁹ है ना, इतना 10⁻⁹ टाइम्स, मतलब बहुत ही कम, वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। और स्पेशली जो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ब्रेन और हार्ट में, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में ब्रेन और हार्ट में, ठीक है, इन दो जगह पे जो है प्रोड्यूस हो जाता है। और इसके अलावा जो एमआरआई किया जाता है ना, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो इसमें क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एमआरआई में, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में। ये इस पे नोट लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू शो द करंट सेटअप इन द क्लोज्ड लूप एंड द एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द लूप इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो ये कह रहा है कि आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक फिनोमेना सेटअप करके दिखाना है और बताना है कि वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये फिनोमेना अभी मैं इसको डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको बना के अभी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लेना, इसको थोड़ा सा फास्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट 1200 ओम। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ लगाना, डायरेक्टली V इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर फार्मूला लगाएंगे और आपको क्या निकालना, करंट, तो यहाँ से आई आपका निकल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर करेंगे आप, सेकंड में क्या कर रहा है, सेकंड पूछा गया है कि हाउ मच करंट, तो यहाँ भी सेम फार्मूला V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, आई निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, ये सब R1 R2 R3 R4 R5 इसके वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है यहाँ 12, और क्या कर रहा है, कैलकुलेट करना है कि टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो आप क्या करेंगे, पहले देखो R1 R2 क्या करेंगे कि इसको पैरेलल में ऐड कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे, 1 ऐसे मान लेना, एक R डैश कोई मान के, और 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो 1/R डैश आएगा, फिर हम क्या करेंगे, R3 R4 और R5 को इसको पैरेलल मान लेंगे। तो इसको मान लेना 1/ मान लो कि R डबल डैश मान लेना, और इस तरह से 1/R2 R3 सॉरी प्लस 1/R4 करके और प्लस 1/R5। मुझे लग रहा है कि आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो आएगा R डैश कैपिटल R मान लेना कुछ, ये R1 डैश आएगा प्लस R1 डबल डैश R डबल डैश आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और उसकी हेल्प से क्या करेंगे, फिर आपका टोटल रेजिस्टेंस पूछेंगे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका लगा सॉल्व करेंगे तो 80 ओम आ जाएगा। और दूसरा जो है ओम्स लॉ लगाएंगे, तो सेकंड पार्ट में करंट पूछा गया, तो ओम्स लॉ भी इक्वल टू क्या करेंगे, आई आर अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आपका आई निकाल देंगे। वोल्टेज आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 12 वोल्ट, आर आपने यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो 10 में है कैलकुलेट द कॉस्ट, है ना, ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। यहाँ सेप्टेम्बर की बात की गई, मतलब 30 डेज की बात कर रहा है, ठीक है, सेप्टेम्बर में 30 डेज हुए। इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज रेट 6, जब 1 यूनिट है ना, ये यूनिट क्या होता है, जैसे आप देखा घरों में बिजली का बिल वगैरह आता है ना, तो उसमें यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर है ना, इसमें ये किलोवाट आवर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोल देते हैं, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोल देते हैं। और ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक हीटर 100 वाट का है जो 5 आवर्स डेली चलता है, तो आप समझ सकते हैं 30 में कितना चलेगा इस तरह से। इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, 10 आवर्स डेली चलता है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले तो निकाल लो कि इसका जो P1 है ना, ये पावर कितना है, 1000 है, तो इसको पहले आप क्या कर लेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोवाट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट आ जाएगा भाई, 1000 अपॉन 1000 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट। और इसके बाद टाइम आपको दे रखा है, टी को T1 मान लिया, T1 कितना है, 5 आवर है, और इस तरह से सेकंड की पावर निकाल लेंगे, ये जो 400 वाला है ना P2, तो P2 इसको भी 400 को भी डिवाइड कर देंगे, कितने 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, ठीक है, किलोवाट। और टाइम यहाँ पर भी दे रखा है, कितना है, टाइम आपका 10 आवर है, ये हम मान लिया यहाँ पर T2 आपका क्या है, 10 आवर है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ से नंबर ऑफ डेज आपके 30 हैं, तो E1 निकालेंगे, पहले के लिए एनर्जी निकालेंगे,
तो E1 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, P1 इंटू T1 एनर्जी आ जाएगी T1, और इंटू क्या करेंगे, N से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सब वैल्यू रखो, क्या रखेंगे 1 इंटू T1 की वैल्यू 5 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 130 किलोवाट आवर, है ना। और 130 किलोवाट आवर कहाँ या क्या कहाँ, यूनिट कहाँ, वो तो एक ही बात है। और इसी तरह से सेकंड के लिए निकालेंगे E2, तो E2 के लिए क्या करेंगे, वही कंडीशन रख दो, P2 इंटू T2, P2 भाई इंटू T2 इंटू N रखेंगे, तो P2 अभी निकाला था 0.4 किलोवाट इंटू, और T2 कितना था 10 इंटू 30, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 किलोवाट आवर। और 120 किलोवाट इन दोनों को इनको ऐड कर देंगे, किसको, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 270 किलोवाट। ठीक है, ऐड करके देख लो 270 किलोवाट आवर, इसका मतलब 270 यूनिट आए, और टोटल यूनिट 270 आई। 1 यूनिट का कॉस्ट कितना 6 रुपये है, तो 6 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, तो 620 रुपये आपका आ जाएगा आंसर। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर सकते हैं। 11 में कह रहा है मैग्नेटिक कंपास नीडल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर में रखा हुआ, ठीक है, एंड नियर ए पॉइंट ए एज सोन इन द फिगर। तो कह रहा है कि इन विच प्लेन शुड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड दैट इट पासिस थ्रू ए देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन। तो ये कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं उसको कंडक्टर को कहाँ पर रखूँ कि इसमें कोई भी करंट पास ना हो, ठीक, कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो सीधी सी बात है, कंडक्टर जो भी लाएंगे वो हम इसके किस में रख दें, पैरेलल में रख दें। अगर मैं इसको पैरेलल रख देता हूँ तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। डिफ्लेक्शन आए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आने के लिए क्या करना चाहिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आने के लिए जो हमारा कंपास नीडल है और जो कंडक्टर है, कंडक्टर को हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रख देंगे। परपेंडिकुलर रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो 12 क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ ये करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है, और करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, और आपसे पूछा ये गया है कि व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा। तो अगर हम पी पर बात करें तो डायरेक्शन जो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है टुवार्ड्स द पेपर, है ना, कि पेपर, या हम इनवार्ड द पेपर कह सकते हैं। जो पेपर आपका रखा हुआ है, प्लान है, पेपर की ओर होगा, ठीक है, टुवार्ड्स द पेपर। एट पॉइंट पी पर क्या कहेंगे, जो डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द पेपर, यानी पेपर के अंदर, ठीक है। और एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पर बात करेंगे, डायरेक्शन जो होगा पॉइंट की आउट ऑफ द पेपर, तो यहाँ कहेंगे टुवार्ड्स द पेपर, यहाँ पर आ जाएगा टुवार्ड्स द पेपर, यहाँ आउट ऑफ द पेपर, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेकंड है R1 ग्रेटर देन R2 व्हेन वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लार्जर। मैग्नेटिक फील्ड लार्जर कहाँ पर होगा, अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है ना लार्जर, तो सीधी बात है ये क्या करेगा, यहाँ एक सर्कल बनाएगा, ये ऐसे रेडियस टाइप का बनेगा, तो सीधी सी बात है जो रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। तो ऑलरेडी क्या रखा है कि R1 क्या है, R1 आपका ज़्यादा है तो R2 कम है, जो कम होगा वहीं पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। इसका मतलब R2 कम है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q। पूछा गया है कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो Q पर इसका ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन फिगर शोड ए डीसी मोटर मॉडल, एक मॉडल दे रखा है डीसी मोटर का, ठीक है, डायरेक्ट करंट का, यूज बाई स्टूडेंट टू स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल आर फिक्स्ड टू ए पेयर ऑफ कर्व्ड इलास्टिक मेटल स्ट्रिप्स। द मेटल स्ट्रिप्स आर कनेक्ट टू द पावर सप्लाई विद रियोस्टेट, और ये किससे अटैच है, एक रियोस्टेट से अटैच है। तो फर्स्ट है स्टेट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट। तो फ्रंट से देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ कॉइल क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये आपका क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो अगर हम कॉइल की डायरेक्शन की बात करेंगे, जो कॉइल रोटेट करेगा तो कैसे रोटेट करेगा, ये कर जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और सेकेंड पॉइंट है कि द स्टूडेंट्स इज स्टिल टेस्टिंग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द यूजिंग द मेटल स्ट्रिप्स इन द मॉडल, व्हाट इज दैट ट्राइंग टू अचीव। स्टूडेंट क्या अचीव करना चाहता है, भाई स्टूडेंट चाहता है कि जो रोटेशन हमारे हो रहे हैं, आपने इसको मॉडल को मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाया है इसको, इस डीसी मोटर को, तो जब रोटेशन जो स्टूडेंट चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि रोटेशन ऑफ द कॉइल इन वन डायरेक्शन, व्हाट हु ट्राई टू अचीव, ही ट्राई टू अचीव द रोटेशन ऑफ कॉइल, ही ट्राई टू अचीव द रोटेशन ऑफ कॉइल इन वन डायरेक्शन। भाई वो चाहता है कि जो कॉइल का रोटेशन है
वो केवल और केवल एक डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो वो कॉइल की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली उसे रोटेट कराना चाहता है, ये वो चाहता है। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आया। ये पैराग्राफ दे रखा है तो आप इसको पढ़ के देख लेना, हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, पढ़ के देख लेना इसको आप। क्वेश्चन फर्स्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज मेजर्ड। तो दो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का जो मेजर करते हैं उसका फार्मूला पूछा गया, तो V इक्वल टू आपका W/Q होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अगर हम V को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, अगर V को हम कांस्टेंट कर दें तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाफ्ड, तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। द करंट विल बी, तो करंट कैसा, ठीक है, करंट आपसे पूछा गया तो करंट आपका कैसा हो जाएगा, बोलो, तो करंट आपका यहाँ पर आ जाएगा डबल, ठीक है, सॉल्व करके देखेंगे तो करंट आपका डबल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मत करना, हमें आपको इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक 3 ओम रेजिस्टेंस, पहले आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा, तो V इक्वल टू IR से फार्मूला निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, I आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, फिर आपको 3 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो इसी फार्मूले का यूज करके निकाल लेंगे, तो आंसर आपका सॉल्व करके देखना 1 वोल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है, द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये तो सभी को पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नेम क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को तो वोल्टेज बोलते हैं। फिफ्थ है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल्ट है ना, बोल्ट आलेसांद्रे बोल्टा, ठीक है, आलेसांद्रा जो बोल्टा हैं इन्हीं के नाम पे इसका यूनिट दिया गया था, बोल्ट, ठीक है। इसको पैराग्राफ को आप रीड कर लीजिए, हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर्स, ऑल ऑफ द एबव। सेकंड है, एन इलेक्ट्रिक बीम एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट ए राइट एंगल टू shown in the figure, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी। तो डायरेक्शन ऑफ आपका क्या पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, F की डायरेक्शन पूछी गई, तो इसका डायरेक्शन आपका हो जाएगा इनटू द पेज, ये आप करके देखना, इनटू द पेज आ जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन है, देखो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने क्लास में कई एक बार कराया है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड, तो ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इलेक्ट्रिक मोटर इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर वही क्या करता है, एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ये नोट्स में लिखवाया है मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज करंट शोन इन द फिगर बिलो द बिटवीन मैग्नेटिक पोल एन एंड एस। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें पूछ रहा है आपका कि क्या पूछा गया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड। मैंने इसको एक बार कराया है क्लास के अंदर, तो ये आंसर आ जाएगा आपको वर्टिकली अपवर्ड, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी डिस्कशन कर दिया है, फिलहाल इसका हम कंप्लीट आपको पेपर PDF और एक मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आपको क्या करना है, इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे और सॉल्यूशन का भी PDF मैं वहाँ अवेलेबल कराऊंगा, तो वो भी डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेपर होने वाला है, वो आपका नेक्स्ट फ्राइडे को मीन्स 8 अप्रैल को हो जाएगा, और तैयारी करते रहिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो बने रहिए अपने चैनल पर स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।